आज 2 महीने हो चुके थे उन लोगों को इस दुनिया से गए हुए। लेकिन आज भी ये घर उतना ही वीरान था जितना उनके जाने के बाद से हुआ था। तनावुश हर वक्त रोती रहती थी और भाभी उसे खुद से लगाकर चुप कराती रहती। इब्राहिम पर बहुत बोझ आ गया था। सब कुछ संभालना उसके लिए आसान नहीं रहा था। उस वक्त वो अपने भाइयों के दुख में जी रहा था और ऐसे में घर बार बिजनेस हर चीज की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ चुकी थी। ऐसे में अम्मा ने उसे एक बात कही थी जो सुनकर वो परेशान हुआ था। उनका कहना था कि उसकी बीवी सारा दिन फोन पर किसी से बातें करती रहती है और अम्मा का ये भी कहना था कि वो किसी ट्रक ड्राइवर के बारे में बातें करती है। अम्मा पूरी तरह से उसकी बातें सुन तो नहीं सकी थी, लेकिन उनका कहना था कि वो किसी ट्रक ड्राइवर और एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। उसकी बात उन्हें पूरी तरह से समझ तो नहीं आई थी, लेकिन जितनी समझ आई थी वो उन्हें बता चुकी थी। घर के लोग तो एक्सीडेंट और ट्रक के नाम से ही खौफजदा हो गए थे। ऐसे में वो किसी से एक्सीडेंट के बारे में क्या बात करती? शायद वो अपनी किसी दोस्त को अपने घर में हुए वाकये के बारे में बता रही थी। लेकिन अम्मा का कहना था कि उसकी बात करने का अंदाज ऐसा हरगिज ना था। लेकिन अम्मा की बात पर इब्राहिम ने ज्यादा ध्यान ना दिया था। आजकल वो बिल्कुल खामोश थी। ना तो उससे कुछ कहती थी और ना ही लड़ाई झगड़ा करती थी। घर में सुकून था। जब से इस घर में ये हादसा पेश आया था, ज़ाइना भी अपनी जात के घोल में बंद हुई थी। वो कॉलेज पहुंचा तो वहां पर वैसा कुछ भी ना था जैसा उसने सोच रखा था। थोड़ी देर पहले ही वो लोग रॉबिन को हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे, जबकि डैनी के पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया गया था, जो अभी तक पहुंचे नहीं थे। तनावुश के बारे में पूछने पर उसे पता चला था कि वो अभी तक अपनी क्लास ले रही है। वो तनावुश से मिलने के बजाय सीधा प्रिंसिपल ऑफिस आया था, ताकि वो डैनी के बारे में प्रिंसिपल से बात कर सके और उसे रस्टिगेट होने से बचा सके, क्योंकि डैनी उसकी बीवी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था। तो वो नहीं चाहता था कि वो रस्टिगेट हो, इसीलिए वो खुद ही उसके प्रिंसिपल से बात करने चला गया था। वो उसी कॉलेज का बहुत अच्छा स्टूडेंट रह चुका था, इसीलिए प्रिंसिपल ना सिर्फ उसे जानते थे, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे और उसे यकीन भी था कि प्रिंसिपल सर उसकी बात को समझेंगे और मानेंगे भी। डैनी को वो इस कॉलेज से निकलने से बचा सकता था और उसने ऐसा ही किया था। प्रिंसिपल ऑफिस में थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद जब वो कमरे से निकला, तो वो इस वादे के साथ निकला था कि वो डैनी के पेरेंट्स को कॉलेज नहीं बुलाएंगे और ये किस्सा यहीं पर खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ था। सर ने उसके सामने ही उसके पेरेंट्स को फोन करके कॉलेज जाने से मना कर दिया था। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? वो गाड़ी के बाहर खड़ी थी, अंदर बैठने को तैयार ही ना थी, जबकि वो उसकी तरफ आता उसका बाजू पकड़कर उसे फेंकने वाले अंदाज में फ्रंट सीट पर धकेल चुका था। अगर मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी कहे बिना तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम सर पर चढ़ो। डार्लिंग, बीवी के नखरे भी एक हद तक ही उठाए जाते हैं और तुम मेरी हद खत्म करती जा रही हो। एक तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ इस रिश्ते को समझने का, मेरे और अपने इस रिश्ते के लिए बेहतर कुछ सोचने का। लेकिन तुम तो अजीब ही हो। उल्टा मुझसे माफी मांगने के तुम मुझे नखरे दिखा रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करता दूसरी तरफ आकर बैठा था। मैं आपसे माफी मांगूंगी। वो किस खुशी में? अगर मैंने आपको धोखा दिया है, तो आप भी मेरे साथ कोई वफा नहीं निभा रहे थे मिस्टर। आप भी मुझे धोखा ही दे रहे थे। अगर मैंने आपके खिलाफ प्लान किया था, तो प्लानिंग आप भी कर रहे थे। आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं? वो गुस्से से पागल होते हुए चिल्लाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की और तुम्हें यहाँ अपने साथ अपने घर में ले आया। यहाँ के लोगों से तुम्हें प्यार मोहब्बत दिलवाई, अपने भाइयों से तुम्हें इज्जत दिलवाई, तुम्हें रिश्ते बताए, तुम्हें रिश्ते बनाना और निभाना सिखाया। और तुम क्या कर रही हो? हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। अगर मैंने कुछ गलत किया भी है ना,
तो सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। वो दोनों दोस्त एक दूसरे से रिश्ता बनाना चाहते थे। हम दोनों को एक करके हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते थे। एक मजबूत ताल्लुक रखना चाहते थे वो अपनी दोस्ती के दरमियान। और तुमसे शादी करके मैंने अपने बाबा और तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश को पूरा करके कुछ गलत नहीं किया, जिसका मुझे पछतावा होगा। अगर इस तरह का धोखा तुमने मुझे दिया होता, तो तुम्हारे धोखे भी सर आंखों पर। लेकिन तुमने क्या किया? अपने लालची और बेगैरत चाचे का साथ दिया। अब तक अगर मैं खामोश हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे चाचे का असल रूप तुमने अभी तक देखा नहीं है। जब देख चुकोगी ना, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी तक तुम जानती ही नहीं हो कि वो इंसान कैसा है और उसकी हकीकत क्या है। इस शख्स ने तुम्हारे दिमाग में हमारे खिलाफ इतना खनास भर दिया है ना, कि अब तुम्हें हमारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। संभल जाओ मायरा, वरना आगे सिर्फ पछताओगी। वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई समझना चाहे तब ना। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उसमें आपका कोई लालच शामिल नहीं है? मतलब आप मुझे मेरी जायदाद देना चाहते हैं, ना कि इस पर कब्जा करना चाहते हैं? वो अचानक ही कुछ सोचते हुए बोली। तो वारिक ने एक ठंडी सांस भर के सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। शायद उसका दिमाग ठीक करने के लिए, क्योंकि वो अपनी जायदाद के अलावा और कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, तो मैं अपने बाबा की जायदाद को संभालना चाहती हूँ। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं अपने बाबा के काम को समझना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। मैं अपनी जायदाद को खुद संभाल लूंगी। वो अचानक से बोली तो वारिक ने उसे घूर कर देखा। मैं समझा नहीं। क्लियर बात करो। ऑफिस क्यों ज्वाइन करना चाहती हो तुम? हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऑफिस में नौकरी करने की इजाजत दूंगा? वो उसे देखते हुए बोला तो मायरा ने हैरत से उसे देखा। नौकरी क्यों करूंगी मैं आपके ऑफिस में? 20% मेरा है, यानी कि मैं 20% की मालकिन हूँ। तो मैं वहाँ की नौकर तो हरगिज नहीं हुई। मैं कोई जॉब नहीं करने वाली। वहाँ जाकर मैं अपनी जायदाद का खुद ख्याल रखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे 20% के लिए मैं तुम्हें अपने ऑफिस का मालिक बना देता हूँ। 20% में पूरा मुल्क तुम्हारे नाम कर दूंगा डार्लिंग। ये ऑफिस क्या चीज है? वो तमस्खुर उड़ाने वाले अंदाज में बोला। फाइन, मैं सारे ऑफिस की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रही हूँ। मैं अपने हिस्से को टेक केयर खुद करूंगी। आपको मेरे बाबा की जायदाद का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बाबा के 20% की मालकिन खुद हूँ, तो मैं अपनी जायदाद को भी खुद संभालूंगी। वो सीने पर हाथ बांधे बहुत कॉन्फिडेंस से बोली थी। हम किस चीज का बिजनेस करते हैं, अंदाजा है तुम्हें? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की थी। ये अलग बात थी कि मायरा से वो छुपी ना रह सकी। शायद वो उसके सारे अंदाज को जानने लग गई थी। शायद उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ ना आया। जिस दिन ये पता चल जाए ना कि हम काम क्या करते हैं, उस दिन ऑफिस आ जाना। खैर, तुम आ ही जाओ अपने बाबा की प्रॉपर्टी संभालने के लिए। और एक और बात, तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी को पिछले 13 साल से मैं हैंडल कर रहा हूँ। जब तुम्हारे बाबा हयात थे, तब उनकी ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 20 करोड़ की थी, और आज इसकी मिल्कियत इससे कहीं ज्यादा है। तो तुम्हारी जैसे की जायदाद को इतने सालों तक मैंने संभाला है, तो तुम्हारे 20% में से भी 7% जायदाद मेरी है। यानी कि ऑफिशियली तौर पर तुम सिर्फ 13% इस कंपनी की मालकिन हो, और 13% प्रॉपर्टी वाले की हैसियत तुम्हें ऑफिस में पता चलेगी। तो कल सुबह 8 बजे से तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिलहाल ये वक्त तुम अपने शौहर के साथ गुजारोगी, एक अच्छी बीवी बनकर। तुम कितनी अच्छी बिजनेस वुमन हो, इसका फैसला मैं कल करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, जबकि मायरा ये सोचकर खुश हो गई थी कि वो ऑफिस जा सकती थी और अपने बाबा की जायदाद की एक एक चीज के बारे में पता कर सकती थी, और अपने काम को अच्छे से समझ सकती थी। वो अपने बाबा की मेहनत की कमाई को इस तरह से किसी के भी हाथ में नहीं जाने दे सकती थी।
उसे खुद अपने बाबा की प्रॉपर्टी का ख्याल रखना था। उसे खुद अपनी चीजों को समझना था, जानना था। वैसे भी तलाक के बाद तो उसे ही ये सब कुछ हैंडल करना था। बेहतर था कि वो अभी से सीख जाए। और जहां तक तलाक की बात थी, तो वो वारिक को इतना तंग करने वाली थी कि वो खुद ही उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाता। अब बताओ मुझे कि क्या हुआ था। वो दरवाजा लॉक करते हुए अंदर आया तो वो अपने कपड़े निकाल कर बेड पर रख रही थी। अरे कुछ नहीं हुआ, बताया ना मैंने। वो क्या है ना कि वो आदमी ना मुझे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बता रहा था। कह रहा था कि आपका मैम रोज के साथ अफेयर चल रहा है। पागल आदमी, इतनी बड़ी औरत के साथ आप चक्कर चलाएंगे। और फिर वो किसी और लड़की का भी नाम ले रहा था। और मुझे अपने फोन पर ना अजीब अजीब से तस्वीरें दिखा रहा था। मैंने रखकर लगाए उसके कान के नीचे। आया बड़ा मुझे मेरे शौहर के खिलाफ करने वाला। और फिर वहां डैनी आ गया। और उसने तो वो मरम्मत की ना कि आपको क्या ही बताऊं। लेकिन सच ही बताऊं, मुझे ना उस लड़ाई झगड़े से बहुत खौफ आ रहा था। डैनी ने कहा कि तुम क्लास में जाओ। तो मैं तो फौरन अपनी क्लास में भाग गई। फिर मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ और क्या नहीं। मैं अपनी क्लास लेकर बाहर आई तो पता चला कि ये मसला हल हो गया है। डैनी से मेरी बाद में भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। फिर जब मैं नीचे आई तो आप आ चुके थे मुझे लेने के लिए, और मैं आपके साथ घर आ गई। उसने पूरी तफसील बड़े मजे से बताई थी। वो तुम्हें मेरे बारे में किस तरह की बातें बता रहा था, और कौन सी तस्वीर दिखा रहा था, किस किस्म की तस्वीरें थी उसके पास। वो परेशानी से उससे पूछने लगा था, कौन सी तस्वीरें थी उसके पास। क्या उसने कोई तस्वीरें एडिट करा के रखी थी। क्या वो उसे और किसी तरीके से ब्लैकमेल करने वाला था। आखिर क्या चल रहा था रॉबिन के दिमाग में। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वो तनावुश से तफसील जानना चाहता था। मुझे नहीं पता ताशफीन। मैंने उन तस्वीरों को गौर से नहीं देखा, क्योंकि उसकी बातों ने ही मेरा दिमाग अच्छा खासा घुमा दिया था कि मुझे तस्वीरें देखने का होश ही नहीं रहा। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था, जो आपके खिलाफ बकवास कर रहा था। वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि ताशफीन अब वापस जाना चाहता था, ताकि वो जान सके कि आखिर रॉबिन करने क्या वाला है। क्यों वो तनावुश से मिलने के लिए उसके कॉलेज में गया था, और कौन सी तस्वीरें दिखा रहा था वो उसे। आखिर वो बुरी तरह से उलझा था। जाइना का फोन बज रहा था, जबकि वो वॉशरूम में घुसी नहा रही थी। इब्राहिम उसी वक्त ऑफिस से वापस आया तो बेड पर उसके फोन को बजते हुए पाया। उसके फोन पर भला कौन फोन कर सकता था। सोचते हुए उसने फोन उठाकर स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर और नाम को देखा था। बदर खान। बदर खान जाइना को फोन क्यों कर रहा था। उसने तो कभी उसके सामने जाइना से बात भी ना की थी, और ना ही जाइना उसके किसी जानने वाले से राबता रखती थी। तो फिर भला वो बदर खान से कैसे बात कर सकती थी। अरे आ गया आप। वो नहाकर निकलती उसके हाथ में अपना फोन देख चुकी थी। हाँ मुझे तो आना ही था। खैर मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारा अपना और ताशफीन का टिकट मैं बुक करा चुका हूँ। हम जैनब से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा पेश आया है उसके साथ। अपने भाइयों के गम में अपनी औलाद को भी खो चुकी है बेचारी। जैनब ने हॉस्पिटल में मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमें उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने अपने चेहरे पर संजीदगी के तासुरात सजाए थे। उसका मतलब था कि ये बेहतरीन वक्त था जैनब को डिस्टर्ब करने का। वो पहले ही मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। अपने भाइयों को खोकर वो दुख में निढाल हो रही थी। ऐसे में अगर उसे शौहर की बेवफाई का दुख मिल जाता, तो शायद वो गम से पागल हो जाती। हाँ मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूंगी। आप फिक्र ना करें। और ये फोन पर देखें। बदर भाई का फोन तो नहीं आ रहा। वो पिछले दिनों उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया था, और कहा था कि आपका नंबर नहीं लगता। वो बड़ी सफाई से बदर खान और अपने राब्ते को छुपाते हुए बोली। तो वो हाँ में सर हिलाता फोन उठाने लग गया था, जबकि उन दोनों को बातें करते सुन वो सुकून से कमरे से निकल गई थी। यार आज तो मैं उसको बताने ही वाला था कि उसके शौहर का अफेयर चल रहा है। और तो और मैंने रोज और तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी एडिट करके रखी थी।
ताकि उसे दिखा सकूं। लेकिन वो लड़की मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही ना थी। उसने तो मुझे थप्पड़ मारा ही, लेकिन बाद में एक लड़का वहां आ गया और उसने मेरा ये हाल कर दिया। वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा बुरी तरह से कराह रहा था। जब क्रिस्टन उससे मिलने के लिए आई, मुझे ये सारा कुछ नहीं देखना और ना ही तुम्हारी फजूल बातें सुननी है। मुझे बस ये बताओ कि इस लड़की को ताशफीन की जिंदगी से दूर करने के लिए क्या किया है तुमने? वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। उसे कोई परवाह ना थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर जिंदा है या मर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को इस देश ने बहुत अच्छी तरीके से यकीन दिला के रखा है कि वो कुछ गलत नहीं करता। लेकिन तुम फिक्र मत करो। अभी तो सिर्फ एक वार किया है। ऐसे बहुत सारे वार होंगे। कभी ना कभी तो एतबार टूटेगा ही ना। बस मुझे इस लड़की का नंबर मिल जाए, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। इस लड़की ने ठीक से उन तस्वीरों को देखा ही नहीं। अगर देखती ना, तो कभी भी मेरी बात को इग्नोर ना कर पाती। वो तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिन्हें देखकर क्रिस्टन भी बौखला गई थी। ये तस्वीरें उसने ताशफीन के साथ कब बनवाई थी? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन ये किसी प्रोफेशनल एडिटर का काम था, जिसने इतनी सफाई से तस्वीरें बनाई थी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। क्या हुआ? तुम भी धोखा खा गई ना? ये सारी तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन उसकी बीवी कभी पकड़ नहीं पाएगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने काम पर फखरिया अंदाज में बोला तो क्रिस्टन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम? उसके लिए कुर्सी घसीटते हुए वो उसे बिठाता खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछने लगा। सामने मेनू कार्ड पड़ा है, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। वो खा जाने वाले अंदाज में कहती मेनू कार्ड की तरफ देखने लगी थी। मायरा, मैं नखरे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बदतमीजी नहीं। वो बहुत सख्त लहजे में बोला था। और मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, इसीलिए आप मुझसे बात ही ना करें। उसका अंदाज अब भी वैसा ही था। थप्पड़ खाकर अक्ल ठिकाने आएगी क्या? उसकी दूसरी बार बदतमीजी पर वो उसे घूरते हुए इतनी सख्ती से बोला। मुझे वापस जाना है। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। यानी कि थप्पड़ खाकर अक्ल आएगी। इस दफा वो इतनी सख्ती से बोला कि वो उसे देखकर रह गई। बैठ जाओ वापस। ये मत सोचना कि बीवियों के चोंचले उठाने वाला मर्द हूं मैं। अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि तुम गलतफहमी का शिकार हो। वरना बीवियों की अक्ल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हो तुम मायरा। ये ना हो कि अपनी हरकतों पर सिवाय पछताने के और कुछ हाथ ना आए। वो सारा लिहाज एक तरफ रखते हुए इतने गुस्से से बोला था कि मायरा को उसके इरादे खतरनाक लगने लगे। आप अगर मुझसे इस तरह से बात करेंगी तो मैं आपके साथ एक सेकंड भी नहीं बैठना चाहूंगी। इस दफा वो जरा ठंडे मिजाज से बोली थी। लहजे में इज्जत एहतराम शामिल था, यानी अक्ल ठिकाने आ रही थी। और अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी, तो जो तरबियत वो अंग्रेज हॉस्टल की वार्डन मुंसा चाची की दुनिया में जाने के बाद तुम्हारी नहीं कर पाए, वो मैं करूंगा। वो अब भी उसे रियायत देने के मूड में नहीं था। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से मुझसे रवैया रखेंगे तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी तो बस बहुत कर ली बकवास। अब अगर तुमने एक दफा भी अपने दिमाग में हमारी अलहदगी का ख्याल लाया ना, तो मैं क्या करूंगा इससे मैं खुद भी वाकिफ नहीं हूँ। वो टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाया था। आगे पीछे कैबिन से बहुत सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। लेकिन फैमिली कैबिन होने की वजह से कोई भी अंदर चलने वाले सीन को देख नहीं पाया था। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम पब्लिक प्लेस में बैठे हैं। उसने कम आवाज में समझाना चाहा था, लेकिन उसके मिजाज की गर्मी पर वो थोड़ा घबरा जरूर गई थी। यही बात मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम नरमी और मोहब्बत की जुबान समझती ही नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम जिस जुबान को समझती हो, हम उसी जुबान में बात कर लेंगे। वो कंधे उचकाकर सुकून से पीछे टेक लगा चुका था, जबकि मायरा खामोशी से सर झुका चुकी थी। जब अचानक वेटर वहां दाखिल हुआ। बताओ तुमने क्या खाना है?
इस दफा उसने कहा रिलैक्स मूड में पूछा तो मायरा ने फौरन ही अपना ऑर्डर नोट करा दिया। ये ऑर्डर लें। और खाने के फौरन बाद एक आइसक्रीम और कड़क चाय। मुस्कुराकर वेटर को अपना ऑर्डर लिखवा चुका था, जबकि मायरा अब भी कुछ ना बोली, खामोशी से टेबल को देखती रही। उस वक्त उसका अपना भी उसे छेड़ने का कोई मूड ना था, इसीलिए खामोशी से अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। लेकिन आज वो एक बात को समझ चुका था कि मायरा शायद नरमी से किसी बात को समझ नहीं सकती थी। वो लातों की जुबान को समझती थी, और जिस जुबान को मायरा समझती थी, वो उसी में उससे मुखातिब होने वाला था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। मैं गरीब इंसान हूँ, पैसे की लालच में आ गया साहब जी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे तो बस ये कहा गया था कि इब्राहिम को मारना है, और मैंने उसी की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। मुझे कहाँ खबर थी कि 4 लोग मारे जाएंगे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। खुदा के लिए मुझे फांसी पर चढ़ने से बचा लीजिए। 4 दिन मुसलसल मार खाने के बाद आखिर वो ट्रक ड्राइवर आज बोल ही पड़ा था। वो इब्राहिम मुस्तफ़ा को मारना चाहता था। उसका मतलब था कि ये सच में जानबूझकर किया गया एक एक्सीडेंट था, जिसमें उसे पैसे भी दिए गए थे। अब ये बात उन पुलिस वालों ने कैसे भी इब्राहिम मुस्तफ़ा तक पहुंचानी थी, लेकिन वो तो उस वक्त न्यूयॉर्क में था, और न्यूयॉर्क का नंबर उनके पास नहीं था। तुम्हें इस काम के लिए किसने पैसे दिए थे, और कितने पैसे लिए हैं तुमने? वो पुलिस वाला उसे मजीद मारते हुए पूछ रहा था। जनाब, मुझे इस काम के लिए बदर खान ने पैसे दिए थे। 4 महीने पहले भी मैंने एक्सीडेंट किया था, लेकिन उसमें इब्राहिम मुस्तफ़ा बच गया था, और इस दफ़ा बदर खान ने मुझे ज़्यादा पैसे दिए थे, और कहा था कि जो भी हो जाए, ये आदमी बचना नहीं चाहिए। और मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। मुझे इस काम के लिए उसने 50 लाख रुपए की रकम दी थी। बदर खान, ये तो इब्राहिम का बहुत अजीज दोस्त है, और इस एक्सीडेंट में उसका अपना भाई भी मरा है। उसका मतलब है कि इब्राहिम के साथ साथ उसकी अपने भाई के साथ भी दुश्मनी थी। पहले उसने इब्राहिम को मारने की कोशिश की, और फिर उसने अपने भाई के साथ साथ 3 और मासूम लोगों को भी मरवा डाला। जरा गिरफ्तार करो उसे, पहले उससे इस प्लान के पीछे की वजह पूछते हैं। पुलिस वाला अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए एक कहर बरसाती नजर उस ट्रक ड्राइवर पर डालता बाहर निकल गया था। छोड़ने वाला तो वो उसे भी नहीं था। सर बदर खान मुल्क से फरार हो चुका है। उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा। उसके नौकरों का कहना है कि वो तकरीबन 3 हफ्तों से गायब है। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर बुरी खबर सुनाई थी, तो पता करवाओ उसके बारे में। इब्राहिम साहब के वापस लौटकर आने तक हमें ये केस हल करना होगा। बदर खान को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, वो भी इब्राहिम साहब के वापस आने से पहले पहले। वो ऑर्डर देते हुए बोला। जी सर, इंशाअल्लाह, आप फिक्र ना करें, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथों बच नहीं सकता। हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह इब्राहिम साहब के वापस आने से पहले पहले। वो यकीन दिलाते हुए सैल्यूट करता बाहर की तरफ चला गया था, जबकि डीएसपी उसे जाने की इजाजत देते हुए खुद भी उसी केस को हल करने के बारे में सोच रहा था। ना जाने बदर खान किधर जा छुपा था। जहां भी छुपा था, पुलिस उसे ढूंढ ही निकालेगी। वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया है, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल है, क्योंकि डैनी उसे पहले ही बता चुका था कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि डैनी ने उसकी मरम्मत करके भेजा है। तो उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए रोज के ऑफिस का रुख किया था। तेश, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अचानक बिना बताए तुम चले गए, वो उसे देखते ही कहने लगी थी, जबकि वो कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया था। आई एम सो सॉरी रोज, मुझे अचानक मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। असल में मैं तनावुश के कॉलेज में गया था, क्योंकि रॉबिन वहां गया था, और तनावुश को तंग कर रहा था। लेकिन वहां पर मेरे कजिन ने उसको काफी मारा है, क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ वहां काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, और पता नहीं उसे कौन सी तस्वीरें दिखा रहा था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रॉबिन क्यों उल्टे सीधे पंगे ले रहा है मुझसे। अगर उसे मुझसे कोई मसला है तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए। वो वहाँ मेरी बीवी के कॉलेज में क्यों गया है? अगर यही सब कुछ चलता रहा रोज, तो मुझे उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वो काफी गुस्से में बोल रहा था। मुझे नहीं पता वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। और वो तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए उसके कॉलेज क्यों गया? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ पूछती हूँ। और प्लीज तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रॉबिन और क्रिस्टन आए दिन हमें तंग कर रहे हैं। रोज हमारी फिल्म की शूटिंग लेट से लेट होती जा रही है। हमें इस मसले का कोई हल निकालना होगा। और तुम फिक्र मत करो, रॉबिन को मैं खुद आज हैंडल कर लूंगी। मैंने सुना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे भाई ने उसे मारा है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। शायद वो यही डिजर्व करता था। तुम प्लीज अपना बीपी हाई मत करो, मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें इस मसले में पड़ने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख के उसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। उसके चेहरे से वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो उस वक्त कितने गुस्से में है। अगर वो खुद इस मसले को हल करने के लिए जाता, तो यकीनन वो रॉबिन की हालत को मजीद बिगाड़ देता, जो उनकी फिल्म के लिए हरगिज अच्छी नहीं थी। रॉबिन क्यों पंगेबाजी कर रहा था उसके साथ, वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन कोई ना कोई वजह तो थी। वो नोट कर रही थी कि वो रॉबिन ताशफीन को बहुत ही ज्यादा नापसंद करता है और आए दिन उसके साथ काफी बदतमीजी भी करता रहता है, जिसके वो सख्त खिलाफ थी। उसने 2-3 दफा तो रॉबिन को वार्न किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना रॉबिन कभी बाज नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो और हम बाकी क्रिस्टन के साथ जो सीन अकेले में शूट करने हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि जब तक रॉबिन ठीक नहीं होता, तब तक वो फिल्म के लिए वापस आ नहीं सकता। तुम्हारे भाई को थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए था, ताकि हमारे हीरो की शक्ल तो ना बिगाड़ता। वो मजाहिया अंदाज में बोली तो ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि वो जिंदा है, क्योंकि अगर मेरे हाथ लगकर वो ऐसी हरकत करता, तो मैं उसे जान से मारने से भी पीछे ना हटता। ये तो डैनी था जिसने उसे जिंदा छोड़ दिया। उसे समझाना कि आइंदा एहतियात करे, वरना पछतावे के अलावा उसकी हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो साफ अल्फाज में उसे धमकी दे रहा था। उसे परवाह ना थी कि फिल्म पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब रॉबिन की कोई भी हरकत उसे बहुत बुरे हालात फेस करने पर मजबूर कर सकती थी। यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी है आपने? सीधे घर चलें। मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर जाना है। मुझे नींद आ रही है बहुत सख्त। वो खाना खाने के बाद वापस घर जा रहे थे, जब अचानक ही उसने समंदर से थोड़ा फासले पर गाड़ी रोक ली थी। साहिल समंदर की तरफ उस वक्त कोई भी नहीं था, जबकि मौसम इंतहाई खुशगवार था। थोड़ी देर ठंडी हवा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। मजबूरी थी कि तुम्हें भी साथ लेकर आना पड़ा, क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ आए हो। खैर देखो कितना प्यारा मौसम है, एंजॉय करो। थोड़ी देर में वापस चलते हैं। वो उसे कहते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा था, जबकि मायरा ने गाड़ी से निकलने की भी जहमत ना की थी। तो तुमने फैसला कर लिया है मायरा बीबी कि तुमने आसानी से मेरी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मिन्नतें तरले मुझसे भी नहीं होते। अब तुम इस खुशफहमी में तो ना ही रहो कि मैं तुम्हारी वजह से अपना मूड खराब करूंगा। वो पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, जबकि मायरा इग्नोर कर गई। वो गाड़ी से ना निकली थी, मतलब यही था कि वो उसके साथ किसी रोमांटिक वॉक पर नहीं जाना चाहती। वो कंधे उचकाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जब उसे पीछे अचानक मायरा के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जानती थी वो बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका कोई इरादा ना था उसके साथ कहीं भी जाने का। अगर वो ये रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी, तो उसके साथ फजूल में वक्त क्यों बर्बाद करती। उसके आने के कहने पर भी वो गाड़ी से ना उतरी, तो वारिक भी नाराजगी से चेहरा फेरकर आगे की तरफ चला गया था। वो उसे साफ अल्फाज में कह चुका था कि वो उसकी मिन्नतें तरले हरगिज नहीं करने वाला, तो वो उससे ऐसी कोई उम्मीद भी ना रखे।
जबकि आज उसके गुस्से करने पर वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि वारिक का अंदाज अब पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसको कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। उसके आगे की तरफ चले जाने की वजह से वो दूर तक उसे देखती रही, जब अचानक उसे अपनी गाड़ी की शीशे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो यहाँ पर एक अजीब गंदा सा बिखरे हुए सफेद बालों वाला आदमी, चेहरे पर धूल मिट्टी से अपनी हालत खराब किए हुए, अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसके सामने वाले दांत टूटे हुए थे और वो इतनी अजीब तरह की हरकतें कर रहा था कि मायरा को उससे खौफ महसूस होने लगा। वो अगले ही लम्हे चीख कर वारिक की तरफ देखने लगी थी। वारिक जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसके चीखने पर भागते हुए वापस आया तो देखा एक पागल आदमी अजीब से तरीके से गाड़ी को चारों तरफ से स्क्रचेस डालने में मसरूफ था। उसके हाथ में लोहे की कोई चीज थी, जिसकी आगे से नोक बनी थी, जबकि मायरा के चीखने पर वो अपने काम और भी जोर और शोर से करने लगा था। वारिक पहले अपनी गाड़ी के नुकसान को देखता उस आदमी को वहां से भगाने लगा। ओ तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी सारी गाड़ी बर्बाद कर दी। वो उसके हाथ से लोहे की चीज छीनते हुए उससे कहने लगा था, जिस पर वो तालियां बजाता फौरन वहां से भाग निकला था। ना जाने कौन सी खुशी मिली थी उसे उसकी गाड़ी की तबाही निकालकर। बेवकूफ लड़की, चीखने से बेहतर था कि तुम थोड़ा सा गुस्सा करके उस आदमी को वहां से भगाती। वो पागल इंसान हर इंसान की गाड़ी खराब करता है। वो अपनी फेवरेट गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच देखकर अच्छा खासा गुस्सा होने लग गया था। हाँ तो वो पागल आदमी मुझे भी तो मार सकता था ना, और आपने भी तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी। बंदा सड़क की साइड पर गाड़ी खड़ी करता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो वो बंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कहता। वो पागल इंसान है, अगर यहाँ आ सकता है तो वहाँ भी आ सकता था, और वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए मैं हरगिज इतनी जल्दी ना आता। हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी है। अब घर चलना है या अब भी मटर गश्त करनी है आपने? वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। मायरा बीबी, अगर नुकसान हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एंजॉयमेंट छोड़ दो। मैं इस गाड़ी पर रोने के बजाय अपने इस वक्त को बेहतर बनाना चाहूंगा। वो कंधे उचकाकर वापस समंदर की तरफ जाने लगा था, लेकिन इस दफा मायरा का भी यहाँ रुकने का कोई इरादा ना था, इसलिए वो भी तकरीबन भागते हुए उसके बराबर पहुंची थी। डर था कहीं वो पागल आदमी फिर से ना पहुंच जाए। अब क्या मसला है? जाकर गाड़ी में बैठो ना, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो गुस्से से बोला था। अगर आप एंजॉय कर सकते हैं तो मैं भी तो एंजॉय कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं अपने पैरों पर आ रही हूँ। आपके पैरों पर तो चल नहीं रही जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, मैं आपके पीछे नहीं आ रही, आप मेरे आगे जा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप मेरे पीछे हो जाएं। वो कंधे उचकाकर उससे 4 कदम आगे चलने लगी थी। ना जाने क्यों वारिक को तंग करते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा। उसने मुड़कर देखा तो वारिक वापस की तरफ जा रहा था, और वो एक दफा फिर से फुल स्पीड में उसके पीछे आई थी। उसका दिमाग खराब थोड़ी था जो वो अकेले कहीं भी घूमने निकल जाती। अब क्या मसला है? जाओ ना, मेरे आगे आगे चलना था ना तुमने? उसके अपने पीछे आने पर वो उसे घूर कर बोला था, जबकि वो मुंह बनाती उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो काफी देर रहा था वहां, जबकि मायरा भी उसके साथ रही थी। उन दोनों में कोई बात ना हुई, लेकिन फिर भी उन दोनों ने उस वक्त को बहुत एंजॉय किया था। वारिक समंदर में पत्थर फेंकता तो वो भी वही हरकत करती, और उससे ज्यादा दूर फासले पर फेंकने की कोशिश करती, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो सिर्फ आवाज ही सुन पाते थे। अगर वारिक नंगे पैर चलता तो वो भी वैसा ही करती। उसकी नकल उतारकर उसे बहुत मजा आ रहा था, जबकि वारिक खूब नाराजगी दिखाता उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार रहा था। वारिक, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो वापस गाड़ी में आकर बैठने लगा तो उसका मूड काफी खुशगवार था। उसके सीरियस अंदाज पर वो एक नजर उसे देखता पूछने लगा था। हाँ पूछो, लेकिन प्लीज ऐसी कोई बात मत पूछना जिससे मेरा मूड खराब हो, क्योंकि इस वक्त मैं अपने मूड को काफी बेहतर बना चुका हूँ।
वरना अपनी गाड़ी का नुकसान और तुम्हारे फजूल के नखरों का सारा गुस्सा तुम ही पर निकलेगा, जो मैं नहीं चाहता। उससे पहले कि वो कुछ कहती, वारिक ने पहले ही उसे वार्न कर दिया था। शायद वो पहले ही जानता था कि कोई अच्छी बात नहीं करेगी, या फिर उसका इतना सीरियस अंदाज ही उसे वार्न कर चुका था। नहीं, मैं ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं करने वाली। खैर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अम्मा ने कहा है कि वो हम दोनों का हनीमून पर भेजना चाहती हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कहीं पर भी जाने का। देखिए वारिक, आप भी जानते हैं और मैं भी, हम दोनों इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये ताल्लुक भी अपने मतलब के लिए जोड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हरगिज नहीं हैं। हमें एक दूसरे को फजूल में अजियत नहीं देनी चाहिए। बेहतर है कि हम अपने रिश्ते को समझें और इसे यहीं पर खत्म। हो गई शुरू फिर से बकवास। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती मिसेस, कि मैं तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, तुमने ये शादी अपने मतलब के लिए की होगी, लेकिन मैंने ये शादी अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने के लिए की है, अपने महरूम चाचा का आखिरी वादा पूरा करने के लिए की है। मैं नहीं जानता कि तुम इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती हो, या तुम मेरे बारे में क्या सोच रखती हो। मुझे बस ये पता है कि अगर ये सब कुछ ना भी हुआ होता, तो भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाबा और चाचा ने तय किया था। उन लोगों का वादा था कि हम दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक बने, तो ये रिश्ता तो हर हाल में कायम होना था। तुम्हें हर हालत में मेरा बनना था, और अब तुम मेरी बन चुकी हो, तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को आगे जिंदगी में कभी नहीं तोड़ने वाला। और जहां तक तुम इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रही हो, तो तुम्हारा दिमाग मैं बहुत जल्द ठिकाने लगा दूंगा। और अब अगर तुमने ये फजूल टॉपिक दोबारा से छेड़ा ना, तो फिर जो होगा उसकी मुझसे शिकायत मत करना। वो अब भी बहुत आराम सुकून से बात कर रहा था, जबकि मायरा सरदाह भरकर रह गई। वो उसकी पूरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं नहीं जानती आप क्या समझना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं पर नहीं जाना चाहती। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे मायरा बीबी। वो क्या है ना, पाकिस्तान में शादी के बाद आगे पीछे जाने वाले फैसलों पर शौहर की मर्जी चलती है, बीवी की नहीं। बीवी का फर्ज है बस साथ चलना, और मैं अपनी अम्मा का दिल हरगिज नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने हम दोनों को कहीं बाहर भेजने का फैसला किया है, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। और अगर अम्मा फैसला ना करती तो मैं खुद भी कहीं बाहर जाने का इरादा रखता था, तुम्हें लेकर। आखिर शादी के बाद एक आध हनीमून ट्रिप तो बनता ही है, वरना बुढ़ापे में जाकर तो तुम मुझसे शिकायतें किया करोगी कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए भी लेकर नहीं गया। नो बीवी, नो, बुढ़ापे में ऐसे ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन मैं नहीं जाना, बस मायरा, और एक लफ्ज भी नहीं। शौहर की नाफरमान औरतें जहन्नम में जलती हैं, और बीवियों को तंग करने वाले शौहर। उसने लगी लिपटी रखे बिना पूछा था, उन्हें शायद उस जहां में भी वही बीवी मिलती होगी, क्योंकि शौहर के लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है। वो कंधे उचकाकर बोला तो मायरा उसकी पूरी बात समझकर उसे घूर कर रह गई, जबकि अपने होठों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को वो बड़ी खूबसूरती से छुपा गया था, जबकि वो मुंह बनाकर एक बार फिर से चेहरा फेर गई थी। अगर इतनी ही बुरी सजा हूं मैं, तो छोड़ दे मुझे, क्यों जबरदस्ती का ताल्लुक निभा रहे हैं। वो दूसरी तरफ चेहरा किए बोली थी, एडवेंचर्स पसंद है मुझे। बुढ़ापे में अपने परपोतों को कहानियां सुनाने के लिए कुछ तो टॉपिक होने चाहिए ना। मैं उन्हें किससे सुनाया करूंगा कि तुम्हारी दादी को झेलना कितना मुश्किल था। मुझे यकीन है कि वो लोग मेरे ज़ब्त और सब्र की मिसालें दिया करेंगे। वो अब भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। बस कर दे अब, मेरे सर में दर्द होने लगा है। वो गुस्से से उसे घूर कर बोली, तो बस कर दो ना तुम, ना कुछ बोलो ना कुछ सुनो। वो अब भी सब कुछ उसी के सर पर डाल रहा था। तो खामोश रहने दे मुझे, आप खुद मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं। हाँ बीबी, तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, सब कुछ तो मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं कहता मैं कुछ भी अब, तुम भी अपना मुंह बंद रखना। वो गाड़ी चलाते हुए अपने चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट लिए हुए था, जिसे देखने के बाद भी मायरा कुछ नहीं बोली थी।
बहुत अफसोस हुआ ज़ैनब ये सब सुनकर। समझ सकती हूँ जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं? अल्लाह की रज़ा इसी में थी। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि ज़ाइना उसके साथ बैठी उसे दिलासे दे रही थी। थैंक यू सो मच भाई। आप लोग हमारे दुख में शामिल होने के लिए यहाँ तक आए। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही वो ज़ैनब को डिस्चार्ज कर देंगे। और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द रिकवर भी कर लेगी। लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा ही। दुख भी तो छोटा नहीं है ना। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इरफान उसको देखते हुए बोला, जबकि अपनी बहन की हालत देखकर इब्राहिम टूट गया था। अब बस यही तो एक खून का रिश्ता बचा था उसके पास। और उसकी हालत भी इतनी नाजुक थी। वो बाज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक नहीं है। उसे हर वक्त खुश रखना है और टेंशन से दूर रखना है। जबकि वो तो अपने रिश्तों को खो बैठी थी। वो कैसे खुश रहती, कैसे टेंशन न लेती। और ऊपर से डॉक्टर ने उसे कभी वापस मां ना बनने की बुरी खबर भी सुना दी थी। वो दानियाल के अलावा और किसी की मां नहीं कहलाएगी। फिक्र मत करो ज़ैनब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिन तक मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास। हर वक्त तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो उसका हाथ थामते हुए बोली, और एक नजर इरफान को देखकर मुस्कुराई। उसके हमदर्दाना अंदाज पर इरफान ने भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था। जबकि ना जाने क्यों ज़ैनब के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी आंखों में चुभन सी होने लगी। शुक्र है खुदा का वापसी तो हुई जनाब की, वरना शायद आज मुझे आपको ढूंढने के लिए निकलना पड़ता। नजर नहीं आ रहा, इतनी तेज बारिश हो रही है और आप घर से गायब हैं। नहीं आपको कोई परवाह है। घर पर आपकी एक बीवी आपका इंतजार कर रही है। ये क्या तरीका है? इतना लेट घर कौन आता है? चलो देर सवेर तो लगी रहती है, बंदा लेट हो जाता है। लेकिन क्या इतनी ज्यादा बारिश आपको नजर नहीं आ रही थी? और क्या आपको नहीं पता कि मुझे बारिश की बिजली कड़कने से कितना डर लगता है? वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ बिजली बंद नहीं होती। अगर बिजली बंद हो जाती तो मेरी तो सांस ही रुक जाती। एक तो सुबह से मौसम को देखते हुए मैंने इतने मजेदार पकोड़े बनाए थे आपके लिए, वो भी आपके चक्कर में ठंडे हो गए। और जनाब अब आ रहे हैं। नहीं अब भी ना आते। जहां इतना वक्त अकेले काट लिया था, तो बाकी का भी काट लेती। वो दरवाजा बंद करते हुए मुसलसल उसे सुना रही थी, जबकि उसके कपड़े तकरीबन भीगे हुए थे। सॉरी जानू, वो क्या है ना आज काम बहुत बहुत ज्यादा था। बस उसी के चक्कर में आने में इतनी ज्यादा देर लगा दी। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी लेट नहीं होगा, वादा मेरा। वो उसका चेहरा थामते हुए उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेता मोहब्बत से उसे मनाने वाले अंदाज में बोला था, जबकि उसकी बेबाक हरकत पर वो शर्मिंदा होते हुए पीछे हटी। हाँ बस आते ही ये काम शुरू कर दिया करें आप। वो उसकी बेबाक हरकत पर उसे डपकते हुए बोली, इजाजत दे रही हो? वो उसके आगे आगे जा रही थी, जब अचानक वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बोला, उफ इंतहाई, कोई बेशर्म इंसान है आप। पीछे हटें, मेरे सारे कपड़े गीले कर देंगे आप। चलिए मैं आपको कपड़े निकाल कर देती हूँ। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं इतनी जल्दी कपड़े चेंज करूँगा? अभी तो मेरा बारिश में और भीगने का मूड बन रहा है। इसीलिए तो इतनी तेज बाइक चलाकर घर आया हूँ, कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा इस मौसम को एंजॉय कर सकूं। और तुम मेरे रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी कर रही हो। चलो वहाँ बालकनी में चलते हैं। वो उसे कमर से थामता अपने साथ लगाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जबकि वो बेचारी नहीं नहीं करती रह गई। लेकिन उसकी सुनने वाला था ही कौन? उसकी सारी मुज़ाहमतें तो यहाँ बेकार थीं। यहाँ इस मकाम पर आकर वो किसी दूसरे की सुनता ही कहाँ था। वो बस अपने दिल की करता था, और उसका दिल चाहता था कि ये मासूम सी लड़की हमेशा उसके साथ रहे। उसकी धड़कनें उसके दिल की धड़कनों के साथ रक्स करें। क्या कर रहे हैं ताशफीन? मैं गिर जाऊंगी। वो उसे बारिश में ले आते हुए गोल गोल घुमा रहा था, जबकि वो खिलखिलाते हुए उसके कंधों को थामती उसकी मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे नीचे उतार दे, जबकि वो उसे खुद से लगाए अपनी ही मस्ती में मगन था।
जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम गिर जाओगी? मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। हमेशा अपनी बाहों में कैद रखूंगा। आई लव यू तनावुश। आई लव यू सो मच। वो उसे अपने सामने खड़ा करता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम चुका था। उसकी बेबाक जुर्रतें उसके चेहरे पर जगह जगह अपनी मोहब्बतों के लम्स बिखेर रही थी, जबकि उसकी शिद्दतों से वो घबराने लगी। उसका परहदत लम्स उसे बुरी तरह से बेबस कर रहा था। ताशफीन अपनी गर्दन पर उसके लम्स की चुभन महसूस करके वो सिसक कर उसके कंधों को दबोचती उसे पुकार गई थी। तनावुश उसके कान में सरगोशी करता उसके कानों की लौ को चूमते हुए अगले ही लम्हे अपनी बाहों में उठा चुका था, और एक बार फिर से उसने तनावुश को उन ठंडी बूंदों के हवाले कर दिया था। वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। आसमानी रंग के खूबसूरत लिबास में वो भीगी हुई पूरी तरह उसके बाजुओं में कैद थी। मुझे सर्दी लग रही है, उसके सीने में सर छुपाती वो कांपती हुई आवाज में बोली। इतनी जल्दी? अभी तो हम आए हैं। इतनी खूबसूरत रात है, और ये सुहाना मौसम, हमें पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। उसे खुद में छुपते देखकर वो बहुत मोहब्बत से बोला था। नहीं, मुझे सर्दी लग रही है, अब बस हमें अंदर चलना चाहिए। वो पूरी तरह उसके बाजुओं में कैद होकर रह गई थी। ताशफीन ने मुस्कुराते हुए उसे खुद में छुपाया और यूं ही उठाए अंदर की तरफ ले गया था। नहीं ताशफीन, बेड पर नहीं, सारा बेड भीग जाएगा, फिर हम सोएंगे कहाँ? वो उसे बैग की तरफ ले जाते देखकर कहने लगी थी। एक तो तुमने सारी दुनिया की फिक्रें पाल कर रखी होती हैं। वो उसे बेडरूम में ले जाने के बजाय वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा था। रुको यहाँ, तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। वो प्यार से उससे कहते हुए बाहर चला गया और अलमारी से उसके कपड़े निकालने लगा। थोड़ी ही देर में वो उसे कपड़े देने वापस आया तो वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, यानी उसका इरादा दरवाजा बंद कर लेने का था। उसकी यही हरकतें तो ताशफीन को उसका मजीद दीवाना बनाती थी। क्या हुआ? मेरी जानू ने दरवाजा बंद करना है, मेरे सामने चेंज करते हुए शर्माती है। वो दरवाजे के बीच में हाथ रखते हुए उसके करीब हुआ था। जी हाँ, वो उसके हाथ से कपड़े लेती अगले ही लम्हे दरवाजा बंद करने लगी थी, जब ताशफीन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, बल्कि हाथ से ही उसकी सारी हिम्मत को जमा कर लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना इस दरवाजे को बंद कर सकती हो? वो उसकी सारी जोर आजमाए पर खुलकर हंसा था। आप बहुत बुरे हैं ताशफीन, प्लीज दरवाजा बंद करने देना। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, और बुरा इंसान किसी की मिन्नतें नहीं सुनता। वो बड़े ही मजे से बोला था, जबकि तनावुश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर मीठे से लहजे में बोली, मेरी जुबान फिसल गई। मैं ये कहना चाहती थी कि आप तो कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी सारी बातें भी मानते हैं। वो मस्के लगा रही थी, जबकि अचानक उसकी बात बदलने पर वो खुलकर हंसा था। उफ, कितनी मक्कार हो तुम। मुझे लगा था मासूम हो। तुम्हारे सारे रंग सामने आ रहे हैं बीवी। बहुत अच्छी तरीके से जानने लगा हूँ तुम्हें। वो अचानक ही दरवाजा छोड़कर पीछे हटा तो तनावुश ने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि उसकी इस हरकत पर उसे खुद भी हंसी आ रही थी, क्योंकि असल मजा तो अब आने वाला था। वो जैसे ही अलमारी से अपने कमरे निकालने लगा, बाथरूम का दरवाजा खुला था। ये क्या है ताशफीन? वो सिर्फ हाथ बाहर निकालते हुए बोली तो ताशफीन ने अपना कहा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। जानो, इसे नाइटी कहते हैं, जो लड़कियां रात को पहनकर अपने शौहर के होश उड़ाती हैं। वो बड़े ही मजे से कहते हुए उसके करीब आया था, जबकि वो नाइटी उसके मुंह पर मारती दरवाजा वापस बंद कर चुकी थी। बहुत बेशर्म इंसान है आप ताशफीन, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं आप। सब समझ में आ रहा है। ये उन गोरी मेमों के साथ रहने का नतीजा है। ये गंदी बेहुदा ड्रेस आप जाकर उनको दें, जो आधी रात को पहनकर अपने शौहर के होश उड़ाती हैं। मुझसे नहीं उड़ाए जाते। मुझे मेरे कपड़े दें। मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, जो मैं तुम्हारी मुलाजमतें करता फिरूं। आकर निकाल लो खुद ही अपने कपड़े। ताशफीन, कैसे? ये भीगे हुए कपड़े तो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे देना। ये बेहुदा से कपड़े मैं नहीं पहन सकती। प्लीज समझने की कोशिश करें। वो मिन्नतों तरलों पर उतर आई थी। कहना खुद आकर निकाल लो।
मैं किसी का मुलाजिम थोड़ी हूँ। एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत नाइटी ली, और तुमने 3 दिन से अलमारी में देखी तक नहीं। अफसोस सद अफसोस। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि तनावुश ने पिछले 3 दिन से अलमारी में उस पैकेट को देखा ही नहीं। मैंने नहीं देखी कोई भी चीज। आपका एक पैकेट देखा था। मुझे लगा उसमें आपका कोई जरूरी सामान पड़ा होगा, इसलिए मैंने छेड़ा नहीं। अगर पता होता कि ये गंदी सी ड्रेस पड़ी है तो उसी वक्त आग लगाकर जला देती। उसने बिल्कुल सच्चाई बयान की थी। ताशफीन ने एक बार फिर से अपना कहा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, जबकि साथ ही साथ वो अपनी शर्ट उतारता भीगे कपड़े चेंज करने लग गया था। सच यही था, वो तनावुश को उन कपड़ों में देखने के लिए ये नहीं लाया था, बल्कि वो उसकी तौबा तौबा सुनने के लिए लाया था। बहुत दिन हो गए थे उसने गोरियों को देखकर उसके सामने तौबा तौबा नहीं की थी। शायद वो आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। ताशफीन प्लीज दे देना मेरे कपड़े, मुझे सर्दी लग रही है। उसकी मिन्नत भरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा ना बाहर आकर ले लो डार्लिंग। बाहर कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारा शौहर ही तो है। और मुझसे कौन सा तुम्हारा कोई पर्दा है। हाँ माना कोई पर्दा नहीं है, लेकिन शर्म भी तो कोई चीज होती है। अगर आप बेशर्म हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी तरह हर कोई बेशर्म हो जाए। वो बेलगाम बोली थी। अच्छा तो ये बात है, मैं बेशर्म हूँ, तो डार्लिंग अब मैं बेशर्म ही रहूंगा। इस बेशर्म से कोई उम्मीद मत रखना, वो बुलंद आवाज में कहता बेड पर फैलकर लेट गया था। ताशफीन, उसकी बहुत मीठी सी आवाज उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट छोड़ गई थी। डार्लिंग मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। वो हेडफोन्स की वायर को गोल गोल घुमाता हुआ बोला, जबकि तनावुश अंदर पैर पटक कर रह गई।